है दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में बच्चे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12 का कुछ बेसिक्स हम लेकर आए हैं। बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सीखेंगे और चीज़ों को बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत बार क्या हुआ है बच्चे, आया हुआ है। इसलिए हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे और चीज़ों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, महत्वपूर्ण नियतांक का मान। भौतिक राशि अर्थ कहने का मतलब फिजिक्स में, भौतिकी में बहुत सारे ऐसे नियतांक होते हैं जो आप लोगों को याद करना होता है। इसलिए आप लोग ध्यान से हमारी बातों को सीखेंगे और चीज़ों को बच्चे समझने और सीखने का प्रयास करेंगे और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर बच्चे शेयर करेंगे। बच्चे चलिए हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन को बढ़िया से समझ जाइएगा, एकदम याद कर लेना है अच्छे तरीके से। देखिए, कहता है निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग। देखिए, निर्वात या वायु में प्रकाश का जो वेग होता है लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन निर्वात में थोड़ा सा ज्यादा होता है वायु के कंपेरिजन में, लेकिन दोनों लगभग बराबर माना जाता है। जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है बच्चे, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे पानी में प्रकाश का वेग। तो पानी में प्रकाश का वेग याद रखना है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बच्चे, ये पानी में प्रकाश का वेग होता है। नेक्स्ट बच्चे है कांच में प्रकाश का वेग। कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸। देखिए, इसमें 3 × 10⁸, पानी में 2.25 और कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है आप लोग को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, जिसका खोज मिल्कॉन ने किया था तेल बुंद संरचना विधि से। और आप लोग को याद रखना है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किसने किया था, तो आपको कहना है बच्चे मिल्कॉन ने किया था। तो कितना होता है बच्चे, तो याद रखना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है। देखिए नेक्स्ट है बच्चे प्रोटॉन पर आवेश। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो आप कहिएगा बच्चे कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम धन आवेश होता है। उतना ही कूलम इसमें ऋण आवेश है और उतना कूलम इसमें धन आवेश है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन नाम ही है न्यूट्रल से पड़ा हुआ है, इसलिए न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए इसे हम बच्चे आवेशहीन या उदासीन कहते हैं। आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चे है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए 9.1 × 10⁻31 kg के बराबर होता है। मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, वह 9.1 × 10⁻31 kg के बच्चे बराबर होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटॉन का द्रव्यमान, अर्थात मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग उतना ही होता है, 1.67 × 10⁻27 kg। लेकिन याद रखना है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा सा बच्चे क्या होता है, ज्यादा होता है। चलिए एक बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण नियतांक का मान। फिजिक्स में बहुत सारा ऐसा नियतांक होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, जो सीधा याद कर लेना होता है और हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, पूछा जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे और चीजों को बच्चे समझने का प्रयास करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर बच्चे शेयर करने का प्रयास करेंगे। जिसमें फर्स्ट हमारा है बच्चे निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग, जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। पानी में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसको आवेशहीन या उदासीन कण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 kg होता है। और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो भी 1.67 × 10⁻27 के लिए लगभग बराबर होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा बच्चे ज्यादा होता है, याद रखना है। नेक्स्ट बच्चे आप लोग को ध्यान देना है कूलम्बीय नियतांक के का मान।
के का मान आप लोग को याद रखना है 9 गुने 10 के पावर 9। मात्रक आप लोग को याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, आप लोग को याद रखना है। विद्युतशीलता नियतांक एप्सिलॉन नॉट, किसी पदार्थ में विद्युत वाले गुण को विद्युतशीलता कहते हैं और विद्युतशीलता एक नियतांक होता है। विद्युतशीलता नियतांक का मान होता है 8.854 854 गुने 10 के पावर -12, ये पलट दीजिए, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। चुंबकशीलता नियतांक को हम म्यू नॉट कहते हैं। म्यू नॉट का जो मान होता है वह 4 पाई गुने 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, याद रखना है। जो म्यू नॉट का मान होता है वो 4 पाई गुने 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर के बच्चे बराबर होते हैं। नेक्स्ट है रिडबर्ग नियतांक। रिडबर्ग नियतांक को हम आर से सूचित करते हैं और जो आर का मान होता है 1.097 गुने 10 के पावर 7 हो जाता है मीटर इनवर्स। रिडबर्ग नियतांक 1.097 गुने 10 के पावर 7 मीटर इनवर्स होता है बच्चे, आप लोग को याद रखना है। प्लांक नियतांक एच का मान, प्लांक नियतांक जो एच होता है उसका मान याद रखना है 6.654 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकंड के बराबर होता है। 6.654 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकंड के बच्चे बराबर होता है। नेक्स्ट है आप लोग का गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक जी का मान। जी का मान कहिएगा 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर मान याद रखना है 6.67 गुने 10 के पावर -11। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ऐसे आप लोगों को निकालने भी आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का देखिए विशिष्ट आवेश, देखिए विशिष्ट आवेश बराबर आप लोग को ध्यान रखना है कि किसी भी कण का आवेश अगर विशिष्ट आवेश निकालना होगा तो कहिएगा कि उस कण का आवेश और बटे उस कण का बच्चे क्या करना है द्रव्यमान, उस कण का आवेश बटे द्रव्यमान। तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश पहले लिखिए 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम और बटे इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 केजी के बच्चे बराबर होता है। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, -31 पहले ऊपर जाएगा, -31 अगर ऊपर जाएगा तो +31 बना देगा। तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 गुने 10 के पावर +31 हो जाएगा और बटे यहाँ से हो जाएगा 9 दशमलव कितना 1 हो जाएगा। डेसिमल के बाद एक अंक, डेसिमल के बाद एक अंक, डेसिमल डेसिमल कट जाएगा। यहाँ 16 के 16 -19 और +31, तो 31 में से 19 घटा दीजिए तो 9 2 11, 2 में से 1 घटा 1 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, कहने का मतलब 10 के पावर कितना हो जाएगा 12 और बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 91। अब देखिए यहाँ से अगर हम भाग लगाते हैं तो दशमल में आएगा, तब ऐसा करते हैं बच्चे 10 इसमें निकाल देते हैं तो 10 निकाल दीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 100 कितना 60 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर कितना 11 और बटे यहाँ से कितना हो जाएगा 91। अब हम 91 से भाग लगाएंगे 160 में, तो 160 में भाग लगाएंगे तो एक बार में लगेगा 91 एका 91, 10 में से 1 घटा 9, बाकी 5 5 9 15 6 यहाँ बच जाएगा, इकट जाएगा। दशमलव देखिए यहाँ पे 0, अगर हम इसको लगाते हैं तो इसमें शायद 7 बार में लग जाएगा। 7 एका 7 7 9 63 637, 8 बार में शायद ज्यादा हो जाए बच्चे, 8 एक 8 9 8 72 728 यहाँ 400। देखिए 1.7 के अप्रॉक्स आ रहा है, 1.7 गुने 10 के पावर 11 और ऊपर आवेश है तो आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलम और नीचे है द्रव्यमान केजी। तो 1.7 गुने 10 के पावर 11, 1.7 ध्यान लीजिएगा, कहता है 1.7, बढ़िया से समझिएगा, 1.7 गुने 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी के बराबर होता है। तो देखिए आप लोग को ध्यान रखना है कि किसी भी कण का विशिष्ट आवेश अगर निकालना रहेगा तो उस कण का आवेश बटे नीचे द्रव्यमान कीजिएगा, उस कण का आवेश बटे नीचे द्रव्यमान करना है। आवेश में जब हम द्रव्यमान से भाग देते हैं तो बच्चे विशिष्ट आवेश निकलता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का खोज किसने किया था तो कहिएगा जे थॉमसन ने किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आवेश का खोज किसने किया था तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का खोज मिल्कॉन ने किया था। आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन अगर विशिष्ट आवेश कहेगा तो कहिएगा कि वह जे थॉमसन ने किया था विशिष्ट आवेश का खोज, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किसने किया था तो मिल्कॉन ने किया था। नेक्स्ट बच्चे आप लोग को ध्यान देना है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वी की त्रिज्या आर बराबर याद रखना है 6400 किलोमीटर होता है।
पृथ्वी की त्रिज्या जो आर होता है बच्चे वो 6400 किलोमीटर के बराबर होता है। आप लोग को ध्यान रखना है। पृथ्वी तल से पलायन वेग याद रखना है √2gr के बराबर होता है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। आप लोग को ध्यान रखना है। अब कहिएगा कि यहाँ पे पलायन वेग किसे कहते हैं? पलायन वेग वैसा वेग होता है जिस वेग पर किसी वस्तु को अगर हम फेंकते हैं तो दोबारा पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आता है, उसी वेग को बच्चे हम कहते हैं पलायन वेग। पलायन वेग किसी वस्तु का वैसा वेग होता है जिस वेग पर हम किसी वस्तु को अगर हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो दोबारा फिर पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आएगा, उसी वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। और यदि हम किसी वस्तु को √2gr के वेग से अगर हम क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो पृथ्वी पर दोबारा वापस नहीं आता है। देखिए इसका मान जब निकालते हैं तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आता है। कैसे? 2 के 2 जी के मान 9.8 और पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। जब हम डाटा को रख के अगर हम सोल्व करते हैं तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के बच्चे बराबर होता है। मतलब अगर हम कोई वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से यदि पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो वस्तु दोबारा वापस पृथ्वी पर नहीं लौट के आएगा, उसी वेग को बच्चे पलायन वेग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा तल से पलायन वेग वो भी होगा 2.38। देखिए पृथ्वी का पलायन वेग ज्यादा है और चंद्रमा का पलायन वेग क्या है बच्चे? कम है। इसका कारण पता है क्या? जी। पृथ्वी पर जी का मान ज्यादा होता है और चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है? कम होता है। चंद्रमा पर जो जी का मान है पृथ्वी के तुलना में 1/6 अर्थात g/6 होता है। इसीलिए चंद्रमा तल का पलायन वेग कम होता है और पृथ्वी तल का पलायन वेग क्या होता है बच्चे? ज्यादा होता है। हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को बच्चे ये पता चला होगा। एक होता है क्रांतिक चाल। तो देखिए क्रांतिक चाल कभी भी अगर पूछेगा तो क्रांतिक चाल आप लोग को ध्यान रखना है, क्रांतिक चाल होता है √g r। लेकिन जो पलायन वेग होता है √2gr होता है, लेकिन क्रांतिक चाल होता है √g r। कभी कभी दोनों का रेशियो पूछ देता है, पलायन वेग और क्रांतिक चाल। तो याद रखना है, अगर पलायन वेग, ध्यान दीजिएगा, पलायन वेग √2gr होता है और क्रांतिक चाल √gr होता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर दोनों को अगर हम रेशियो निकालेंगे तो रूट ऐसे कर देंगे 2gr/gr, दोनों के एक ही रूट में बंद कर देंगे, gr से gr कट जाएगा, ऊपर √2 होगा, नीचे 1 होगा, तो दोनों का रेशियो √2 रेशियो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है। तो देखिए चंद्रमा तल से जो पलायन वेग होता है 2.38 होता है। तो याद रखना है कि चंद्रमा तल से पलायन वेग 2.38 होता है और बाकी जो पृथ्वी तल का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के बच्चे बराबर होते हैं। नेक्स्ट अब ध्यान दीजिएगा, हवा का जो एप्सिलॉन r होता है, हवा का एप्सिलॉन r एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ये है, एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी और एक होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। परमेबिलिटी चुंबक वाले गुण को बताता है, परमिटिविटी आपका विद्युत वाले गुण को बताता है। तो हवा का जो एप्सिलॉन r होता है या निर्वात का जो एप्सिलॉन r होता है वह 1 के बराबर होता है। पानी का जो एप्सिलॉन r होता है वह 81 के बराबर होता है और धातु का एप्सिलॉन r अनंत। देखिए एप्सिलॉन r का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन/एप्सिलॉन0 होता है और इसका मात्रक दोनों सेम होता है, इसलिए मात्रक सेम होने की वजह से दोनों कैंसिल हो जाता है। अब कहता है एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए कुछ नियतांक को रट जाना है। पूरा फिजिक्स का निचोड़ है बच्चे, पूरा फिजिक्स का निचोड़ है, मलाई है, खाली एकदम चापते रहिए। जो एकदम इस सब को सीखेगा एकदम मलाई दे रहे हैं, जो कि एकदम सीधा घोट जाना है, घोटना है, मुंह चलाने की भी जरूरत नहीं रखना है, एकदम घोट जाइए, एकदम घोट जाना है। तो देखिए कहता है एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पृथ्वी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? पृथ्वी पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए विभव और धारिता ठीक एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। कैसे? आपको पता होना चाहिए। Q बराबर होता है CV, यहाँ से C बराबर निकालिएगा, Q/V होता है। देखिए C होता है कैपेसिटेंस धारिता और V होता है विभव। धारिता और विभव में बच्चे उल्टा संबंध होता है। यदि अगर विभव ज्यादा होगा तो धारिता कम होगा और यदि विभव कम होगा तो धारिता ज्यादा होगा। तो देखिए पृथ्वी का विद्युत विभव 0 है। जब पृथ्वी के विद्युत विभव 0 है तो धारिता का मान अनंत हो जाएगा। इसलिए क्योंकि जब नीचे 0 हो जाएगा तो कोई भी अगर बटा में अगर नीचे 0 आता है तो उसका मान अनंत के बराबर होता है। इसलिए पृथ्वी की विद्युत धारिता अनंत के बराबर होगा। अब देखिए कहता है बड़ी बूंद का विभव। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। पहले हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे बड़ी बूंद का विभव कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि 27 छोटा बूंद है, ध्यान दीजिएगा,
27 छोटा छोटा बूंद है और छोटा छोटा बूंद को मिला करके बड़ा बूंद बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, 27 आपका छोटा छोटा बूंद है और 27 छोटा छोटा बूंद को मिलाकर एक बड़ा बूंद को बनाया गया है। तो कहेगा कि यदि छोटा बूंद का विभव 2 वोल्ट है तो बताइए कि बड़ा बूंद का विभव क्या होगा। सीधा कहिएगा कि बड़ा बूंद का जब विभव निकालना रहेगा तो कहिएगा छोटी बूंद का विभव गुने n के पावर 2/3। ध्यान दीजिएगा, n के पावर 2/3 यही जो मान आएगा बच्चे वह बड़ी बूंद का विभव बताएगा। बड़ी बूंद का बच्चे विभव बताएगा। तो याद रखना है बड़ी बूंद का विभव बराबर छोटी बूंद का विभव गुने n के पावर 2/3। तो बताइए छोटी बूंद का विभव बताइए कितना है, 27 है कि 2 है, तो आप कहिएगा 2 वोल्ट है। तो यहाँ पे छोटी बूंद का जो विभव होगा वो 2 होगा। n के मान अगर हम बात करते हैं तो n का मान यहाँ पे 27 होगा, क्योंकि 27 छोटे छोटे बूंद को हम मिला रहे हैं। तो यहाँ से n के जगह पर 27 हो जाएगा और पावर में 2/3 के पावर में 2/3। अब देखिए बच्चे यहाँ पे 2 के 2 27 के लिख दीजिए 3 के पावर 3 और पावर में 2/3, 3 से 3 आपका कट जाएगा बराबर 2 के 2, 3 का स्क्वायर बच्चे 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 वोल्ट हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब बड़ा बूंद का जो विभव होगा 18 वोल्ट। तो देखिए क्वेश्चन कहता था कि 27 छोटे छोटे बूंद को मिलाकर अगर हम बड़ा बूंद बनाते हैं और यदि प्रत्येक छोटा बूंद का विभव 2 वोल्ट हो तो बड़ा बूंद का विभव क्या होगा। तो आपको याद रखना है बड़ा बूंद का विभव बराबर छोटा बूंद का विभव गुने n के पावर 2/3। तो यहां से जब सोल्व किए तो 18 वोल्ट। तो देखिए यहां पे आप लोग को याद रखना है बड़ा बूंद का विभव बराबर, ध्यान दीजिएगा बच्चे, बड़ा बूंद का विभव बराबर, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़ा बूंद का विभव बराबर तो कहिएगा n के पावर 2/3 गुने छोटा बूंद का विभव, या ऐसे भी कह सकते हैं छोटा बूंद का विभव गुने n के पावर 2/3। अब है बड़ी बूंद की कौची धारिता, सेम उसी के जैसा। अगर धारिता कहेगा तो अंतर यही रखना है बच्चे कि जो वहां 2/3 है वहां पे कर देना है 1/3। जो यहाँ पे n के पावर 2/3 है यहाँ पे कर देना है n के पावर 1/3 और गुने उसी तरह छोटा बूंद का वहां विभव था तो यहाँ लिख देना है छोटा बूंद का धारिता, छोटा बूंद का बच्चे धारिता लिख देना है n के पावर 1/3 गुने छोटा बूंद का धारिता। अगला है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, लेकिन एमीटर में यदि आदर्श एमीटर माने अच्छा एमीटर होगा तो उसका प्रतिरोध 0 होगा। प्रतिरोध के उल्टा जब चालकता होता है तो आदर्श एमीटर का चालकता आपका अनंत हो जाएगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, लेकिन अगर आदर्श वोल्ट मीटर रहेगा तो प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, लेकिन इसका चालकता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बच्चे हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को समझ में आया होगा। बार बार देखिएगा, चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कितना होती है, तो कहिएगा अनंत होती है। समतल दर्पण का आवर्धन, तो आवर्धन 1 होता है। क्यों? क्योंकि आवर्धन m बराबर HI/HO होता है। समतल दर्पण में HI और HO दोनों आपस में बराबर होता है, दोनों कट जाता है, इसलिए एक आंसर आ जाता है। अवतल दर्पण का आवर्धन, अवतल दर्पण का आवर्धन 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। अर्थात आवर्धन इसका 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसका आवर्धन 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, आवर्धन जो होता है 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिबिंब बड़ा भी होता है, प्रतिबिंब छोटा भी होता है और प्रतिबिंब बराबर भी होता है। अब कहता है उत्तल दर्पण का आवर्धन। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका आवर्धन हमेशा 1 से कम होगा। तो हमेशा लिखेंगे कि 1 से क्या होगा, कम होगा। N1 गुने N2 माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक और माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो देखिए सबसे पहले N1 गुने N2 को जब हल करेंगे तो N1 के जगह पर N1/N2 और N2 के जगह पर N2/N1, N1 से N1, N2 से N2 क्या होगा, कट जाएगा। फाइनल आंसर 1 आएगा। अर्थात आप लोग को ध्यान रखना है बच्चे, N1 गुने N2 का मान 1 होगा। निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, देखिए यहाँ पे निर्वात है, यहाँ पे हवा है। निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है बच्चे ध्यान दीजिएगा,
निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है उसको आप लोग को ध्यान देना है कि निर्वात का अपवर्तनांक आपका 1 होता है। ध्यान रखिएगा, निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है। अगर हम बात करते हैं हवा का अपवर्तनांक तो कहिएगा 1.3 और 1 याद रखना 1.3013। देखिए निर्वात का अपवर्तनांक कम होता है और थोड़ा सा हवा का अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि हवा थोड़ा सा सघन है और निर्वात थोड़ा सा विरल होता है। अब है बर्फ का अपवर्तनांक। बर्फ का अपवर्तनांक याद रखना है 2.42 होता है। पानी का अपवर्तनांक याद रखिएगा 1.33 होता है। आप लोग को ध्यान रखना है पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। बर्फ, सॉरी यहाँ पे बर्फ है जी, यहाँ पे हीरा नहीं है, बर्फ का होगा 1.31। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं। देखिए बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है, आप लोग को ध्यान देना है 1.31 होता है। पानी का 1.33, हीरा का होता है आपका 2.42। अब चलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब होता है वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को सामान्य आंख आसानी से क्या कर लेती है, देख लेती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट दृष्टि की दूर बिंदु, तो दूर में हम अनंत तक देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बच्चे अनंत होगा। नेक्स्ट बच्चे ध्यान देना है सामान्य नेत्र की समंजन क्षमता। सामान्य नेत्र की समंजन क्षमता आपका 4 डायोप्टर होता है बच्चे, याद रखना है। तो देखिए अभी हमने जो महत्वपूर्ण नियतांक बताया बहुत आसान चीज था, जो कि आप लोग को बार बार इसको देखने और समझने का बच्चे प्रयास करना है, तो आपको ये चीज आसान लगेगा। तो देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था, ध्यान दीजिएगा। देखिए बार बार जब तक नहीं देखिएगा वीडियो को, जब तक आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए बार बार कोई भी चीज को पढ़िए तो बार बार रिवीजन मैन को परफेक्ट बनाता है। अगर आपको परफेक्ट बनना है बच्चे तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब सोचिए कि बिना रिवीजन किए हुए एग्जाम में जाएंगे बैठेंगे तो अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसलिए कभी भी एग्जाम में बैठिए तो पहले रिवीजन कीजिए, पूरा एकदम रिवीजन, पूरा फेयर को एकदम रेगुलर पढ़िए। जो क्लास में नोट्स तैयार करवाया जाता है आप लोग को, उसको नोट्स को डेली पढ़ना है बच्चे। तो देखिए महत्वपूर्ण नियतांक में देखिए ये सब चीज को मैंने बताया है। बार बार वीडियो को देखिए, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, लगेगा कि एकदम बहुत आसान है फिजिक्स इतना आसान कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता। देखिए हम कुछ भी पढ़ाएंगे तो आपको सब चीज आसान ही लगेगा बच्चे, क्योंकि मेरे पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, हम कई दिनों से ये काम बच्चे कर रहे हैं, इसलिए आप लोग को ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का प्रयास करना है। तो देखिए कोई भी चीज हम पढ़ाएं तो उसको एकदम ध्यान से अपनी बातों को सीखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए ये था आपका महत्वपूर्ण नियतांक। नेक्स्ट हम बच्चे नेक्स्ट हम आप लोगों को लेके आएंगे, नया वीडियो लेकर आएंगे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। इसलिए आज क्लास इतना ही बच्चे, धन्यवाद।